एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज फिर मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भुवन एकेडमी की पाठशाला में। आज सीटेट की क्लास की पहली ईवीएस मैराथन क्लास है जो एनसीईआरटी आधारित है। तो आप इस क्लास में जितना आपको पेपर के लिए चाहिए वो सभी कंप्लीट करवा दूंगा। पिछले सीटेट एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले थे जो इस नई एनसीईआरटी से थे। तो ईवीएस एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आप सब इस क्लास में देखेंगे। आई थिंक इससे अच्छी मैराथन क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो ईवीएस का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला देख लेते हैं वायुमंडल की संरचना। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ईवीएस के सीटेट में। तो वायुमंडल की संरचना, इसका डिटेल पे चलते हैं। तो वायुमंडल की संरचना डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट लिखा है हमारा वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा है? तो 5 भागों में बटा है, जो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? तो पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। पहला जो है इसमें क्षोभमंडल कहलाता है, इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसकी क्या खासियत है ये देख लेते हैं एक एक पॉइंट। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल का बनना, ओलावृष्टि, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन इत्यादि इसी भाग में घटित होते हैं। तो आपको ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल के बारे में इतनी सारी चीजें याद रखना है बेटा। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगला देखते हैं। दूसरा जो मंडल होता है वो होता है समताप मंडल, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसमें कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। समताप मंडल क्षोभमंडल के ऊपर की परत होती है। मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ घटित नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए यह उत्तम माना जाता है। अगर एग्जाम में आए कि वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है तो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। अगला है, इस मंडल में सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन मंडल किसका भाग है? वो है समताप मंडल का। O3 इसका सूत्र होता है ओजोन मंडल का। अगला देखते हैं मध्यमंडल। अगला है आपका मीसोस्फीयर। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह परत समताप मंडल के ठीक ऊपर की होती है। मध्यमंडल की खासियत क्या है? यह ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, जिस कारण यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। अगला सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि उल्का पिंड जो होते हैं इस परत में आने के बाद जल जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया था कि उल्का पिंड किस मंडल में आने के बाद जल जाते हैं? तो मध्यमंडल या मीसोस्फीयर में आने के बाद उल्का पिंड जल जाते हैं। अगली लेयर देख लेते हैं। अगली लेयर है चौथे नंबर की आयनोस्फीयर। इसे बोलते हैं आयन मंडल। इसकी क्या खासियत होती है? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, रेडियो संचार जो होता है वो किस परत में आता है? तो आयन मंडल या आयनोस्फीयर में होता है। सबसे लास्ट परत है 5वीं परत, इसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल बोलते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपर की परत होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अब चलते हैं और सबसे पहले जो हमने मैप देखा था, जो हमने पहले चित्र देखा था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने अब यहाँ पर डिटेल पढ़ लिया है। यहाँ देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर ये जो पृथ्वी बनी हुई है ये अर्थ है, और इसके ऊपर जो है वो है ट्रोपोस्फियर। क्या है? ट्रोपोस्फियर है। इसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, और जो ओजोन मंडल है वो समताप मंडल का ही हिस्सा होता है। इसके ऊपर आपने देखा कि उल्का पिंड कहाँ जल जाते हैं? तो मध्यमंडल में जल जाते हैं। यहाँ पर बहुत ठंडी परत होती है। इसके बाद
संचार उपग्रह किसमें होते हैं? तो आयन मंडल में होते हैं। और बाह्य मंडल में आपने क्या देखा था कि हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। अब आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे के बारे में जानकारी लेते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ था, इसीलिए पूरा का पूरा हमें क्या पढ़ना पड़ा है, वायुमंडल की संरचना पढ़नी पड़ी है। तो देखिए आया हुआ है, आगे भी 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने के बाद जल जाते हैं, तो आप पढ़े हैं अभी, तो मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल में आने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी का वातावरण वायु के लिए एक आवरण की तरह है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और गैसें परसेंटेज एग्जाम में पूछता है कि किस गैस का परसेंटेज सर्वाधिक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन जो होती है गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, 78% में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा ऑक्सीजन जो होती है वो 21% में पाई जाती है। तीसरा है ऑर्गन 0.93% में पाई जाती है। और लास्ट में आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 0.4% में ये पाई जाती है। अगर सर्वाधिक मात्रा में पूछे तो आपको नाइट्रोजन बताना है, कितने परसेंट में पाई जाती है, तो 78% में पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण देखिए क्या होता है। सूर्य ग्रहण यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, मध्य में आ जाती है, तो यह स्थिति सूर्य ग्रहण की बन जाती है। और इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। तो जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये पृथ्वी है और यहाँ सन है, इसके बीच में मून आ जाता है, तो क्या होता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। किस कारण? क्योंकि चंद्रमा अपनी पोजीशन बीच में ले लेता है। तो ये स्थिति किसकी बनती है? सूर्य ग्रहण की बनती है। इस स्थिति में ये स्थिति जो बनती है वो अमावस्या के दिन बनती है। किस दिन बनती है? तो दोस्तों अमावस्या के दिन बनती है। फिर से सुन लीजिए, जब क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ जाता है, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। किस कारण? क्योंकि मून बीच में आ जाता है। और यह स्थिति कब बनती है? अमावस्या को बनती है। आपको ये याद रखना है। चलते हैं चंद्र ग्रहण की ओर। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चित्र में आप देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। यहां पर सूर्य और किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ रहा है? पृथ्वी आ रही है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रही है। अब पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता तथा चंद्रमा की सतह पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। और यह स्थिति जो बनती है वो पूर्णिमा के दिन बनती है। ऐसा नहीं है सभी पूर्णिमा के दिन ये स्थिति बनती है, लेकिन कुछ पूर्णिमाओं पर यह स्थिति बन जाती है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा पर अंधेरा छाने लगता है। तो पृथ्वी से जैसे ही हम देखते हैं चंद्रमा को, तो देखते हैं कि चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है। इसी को कहते हैं चंद्र ग्रहण। अब चलते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवसों की ओर। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 21 मार्च को होता है विश्व वन दिवस। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 3 मई विश्व सूर्य दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट है 22 मई जैव विविधता दिवस। फिर 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो जितने भी दिवस हैं ये आपको याद रखना है। आगे और भी दिवस मैं बताता हूं आपको, इन्हें रट लीजिए आप यहाँ, क्योंकि यहाँ भी एग्जाम में आएंगे। आप अभी यूपी टेट भी देंगे,
वहाँ एग्जाम में आते हैं। जो विद्यार्थी बिहार के हैं और बिहार में जो शिक्षक पात्रता की एग्जाम की परीक्षा होने वाली है उसमें भी ये एग्जाम में आएंगे। तो जितना ईवीएस इसमें पढ़ा रहे हैं वो वहाँ पे भी काम आएगा, साथ ही साथ यूपी टेट में भी काम आएगा। इसके बाद मई तक कंप्लीट कर लिए थे तो 1 जून को बनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 29 जुलाई विश्व टाइगर दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। कौन सा? विश्व ओजोन दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस और लास्ट में बचा है 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही बेल आइकन को आप दबा देते हैं तो सबसे पहले मिल जाता है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है, नीचे नाम लिखा हुआ है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको इसका पूरा पीडीएफ हम उस पर डाल देंगे, आप उससे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और देखिए, एग्जाम का समय है, आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप फ्री टाइम पर ये मैराथन पढ़िए, आराम से कान में लीड लगा के लेटे लेटे पढ़ते रहिए, आपको ये याद हो जाएगा। चलते हैं, अगला देख लेते हैं स्थानांतरण कृषि के बारे में। अब यहाँ बात हो रही है स्थानांतरण कृषि क्या होती है। तो स्थानांतरण कृषि में क्या होता है कि कुछ जनजातियां होती हैं, कुछ कृषक ऐसे होते हैं जो एक स्थान से, वैसे ये जनजातियों वाली कृषि होती है, उसमें क्या होता है कि जनजातियां एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर क्या करते हैं, जाते हैं, प्रवास करते हैं। उस दौरान ये क्या करते हैं कि वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं उसे पेड़ पौधों को काटते हैं, वहाँ पर खेती के योग्य जमीन बनाते हैं और अपनी फसल उगाते हैं, और जब तक वो उपजाऊ फसल रहती है तब तक उस पर खेती करते हैं। इसके बाद उसे जलाकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, वहाँ पर फिर से यही दोहराते हैं। इसी को स्थानांतरण कृषि कहलाती है। तो ये स्थानांतरण कृषि आपके पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, इसीलिए इसकी पर्यावरण में चर्चा की जाती है। अलग अलग देशों में स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में भी इसके नाम अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरफ कृषि का स्थानीय नाम लिखा है और एक तरफ उसका क्षेत्र लिखा है। पहला इसमें रे, जो वियतनाम में इसे कहा जाता है रे के नाम से। मसूले, इसे कांगो या जायरे नदी की घाटी पर इसे मसूले कहा जाते हैं। इसके बाद फंग, भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में से फंग कहा जाता है। लोगन, पश्चिमी अफ्रीका में से लोगन कहा जाता है। कोमील, मैक्सिको में से कोमील कहा जाता है। मिल्पा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मिल्पा एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के। मिल्पा, ये ग्वाटेमाला और युकाटन में इसे मिल्पा कहा जाता है। एकालिन, इसे ग्वाडेलूप में इसे एकालिन कहा जाता है। मिलिया अलग है, मिल्पा अलग है, याद रखना। मिलिया मैक्सिको और मध्य अफ्रीका के देशों में कहा जाता है। कोनिको वेनेजुएला में से कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं अलग देशों में और किस नाम से। रोका जो है वो ब्राजील में से कहा जाता है। देखिए, ब्राजील में कहवा की खेती होती है। कहवा मतलब होता है कॉफी, कॉफी की खेती होती है और ब्राजील के कहवा की खेती के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। जो सीटेट में पूछा गया है वो याद रखिए, फेजेंडा किसे कहा गया है? तो ब्राजील में जो कहवा की खेती होती है उसे फेजेंडा कहा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। चेतेमिनी जो है वो स्थानांतरण कृषि कहाँ की है? युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की है। कईगनी, ये फिलीपींस की है। तोंगे म्यांमार की है। चेना मोस्ट इंपोर्टेंट, सीटेट में पूछा गया है, ये श्रीलंका की है। लादांग, ये जावा और इंडोनेशिया की है। तमराई, ये थाईलैंड की है। हुमा है, ये जावा और इंडोनेशिया की है। ये आपको याद रखनी है। अब चलते हैं भारत की स्थानांतरण कृषि और स्थानीय नाम की ओर। भारत में अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूम कृषि, उत्तर पूर्वी भारत मतलब 7 सिस्टर्स जो है वहाँ पे झूम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। बेवर और दहियार, ये दहियार कहाँ कहा जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र, खासतौर से मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहियार कहा जाता है। दीपा, इसे कहाँ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में इसे दीपा कहा जाता है।
जरा और एरका कहाँ कहा जाता है? तो दक्षिण राज्य जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, वहां पे जरा एरका कहा जाता है। बत्रा कहाँ कहते हैं? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में से बत्रा के नाम से कहा जाता है। पोडू पूछा गया है सीटेट में, पोडू जो है वो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी भी सीटेट में पूछा गया है, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में से कुमारी कहा गया है। कमन, बिंगा और धावी उड़ीसा में से स्थानीय नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं, अगर आपने स्थानीय कृषि देख ली है तो देखते हैं भारत के प्रमुख फसल उत्सवों की सूची, कौन से त्योहार हैं और कहाँ मनाए जाते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार आपके यहाँ पे मैं कंप्लीट कराए दे रहा हूँ। फसल से संबंधित ये त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं जो मनाए जाते हैं। जैसे पहला है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो उत्तर भारत में खासतौर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड वाले राज्यों में मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। इसके बाद बिहू आ जाते हैं। बिहू भी जो फसल कटाई पर असम राज्य में मनाया जाता है। फिर आता है ओणम। ओणम केरल का त्योहार है जो फसल कटाई पर मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु। लोहड़ी जो है, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा, मतलब मकर संक्रांति के एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी का जो त्योहार है वो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो देखते हैं उगादी जो है वो दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला त्योहार है, लेकिन ये कृषि से संबंधित त्योहार है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नवा वर्षा या नवन्ना जो है वो पश्चिम बंगाल में, मरक बिलाक्कू ये केरल में, इसे पूरम विशु भी कहा जाता है, केरल में मनाया जाने वाला है। विशु अगर आपसे पूछे तो ये कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्योहार है। बोनालू जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। सरहुल एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट में, टेट में भी पूछा गया है, ये झारखंड में मनाए जाने वाला त्योहार है। और गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र और गोवा में मनाए जाने वाला त्योहार है, ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम में कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आ गया, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऑथेंटिक है, एग्जाम में पूछा जाता है और एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसे हल्के में ना लें कि पता नहीं सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए पूछा गया है इसलिए वो पढ़ा रहे थे। दक्षिण भारत में मनाए गए फसल काटने से संबंधित पर्व कौन से हैं? तो दक्षिण भारत में आपको याद रखना है कि कौन से हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहला है पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी। तो बिहू आप जानते हैं असम का है, लोहड़ी कहाँ का है? पंजाब और हरियाणा का है, तो ये काट दीजिए क्योंकि दक्षिण भारत की फसल की बात कर रहा है। दूसरा है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी, फिर आ गया लोहड़ी, तो यहाँ पे ये काट दीजिए। फिर सी है ओणम, पोंगल, उगादी, विशु, इसे छोड़ दीजिए। डी पे देख लेते हैं, ओणम, बिहू, बिहू फिर आ गया है असम का है, काट दीजिए। तो क्या बचा है दोस्तों? सी बचा है। ऐसे ही अगर आप पढ़े रहे होंगे तो आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। अगला देख लेते हैं, एनसीईआरटी के आधार पर पेड़ पौधों के बारे में जानकारी। एनसीईआरटी में जो पेड़ पौधे हैं, जो नई एनसीईआरटी है वहीं से हमने ये लिए हैं। पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी देख लेते हैं, जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। पहला यहाँ पे पेड़ पौधे में देख लेते हैं, घटपर्णी नेपेंथिस इसे बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो यह मेघालय, भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। यह एक कीटभक्षी पौधा है जो कीड़े मकोड़ों खाने वाला पौधा कहलाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे जीवों का भी शिकार करते हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव होता है, कीड़े मकोड़े यहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। और जैसे ही ये देखिए, ये सुराही नुमा पौधा है इसलिए इसे घटपर्णी पौधा कहा गया है, चित्र में आप देख सकते हैं। और इसमें एक लिपलिपा पदार्थ होता है जेली टाइप का, जैसे ही कीड़े इस पर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं? वो चिपक जाते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उसे मार देता है, कीड़ों को चिपके चिपके वो मर जाते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा कर लेता है। इसके बारे में आगे और भी जानकारी देख लेते हैं। यह ऐसी जमीन में पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, यही मैंने आपको बताया है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। पत्तियों का ढक्कन होता है, कांटों का नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ये सीटेट में पूछा गया है। यह कीड़े मकोड़ों के अलावा किसे किसे खा लेते हैं?
तो छोटे मेंढकों को खा लेते हैं, चूहों को खा लेते हैं और छोटे जीवों को भी खा लेते हैं। तो चूहे भी इसमें चिपक जाते हैं, मेंढक भी इसमें बहुत अट्रैक्टिव होता है देखने में। तो ये चूहे जो हैं या मेंढक हैं या छोटे कीड़े हैं, कीट हैं, तो ये इसमें चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये घटपर्णी पौधे जो नेपेंथस है वो इन्हें ये काम करता है। अब क्वेश्चन कैसा बनता है वो देख लीजिए। आया हुआ सीटेट में ये क्वेश्चन है, नेपेंथस घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़ों, यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? देखिए हमारे देश में कह रहा है भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया तो भारत का हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। मैंने अभी आपको आगे ये पहले ही पॉइंट में ये बताया था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं अगला पौधे की बात करेंगे, पेड़ की बात करेंगे। तो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी ओक से भी क्वेश्चन बना है। कैसा क्वेश्चन बना है वो पढ़ाने के बाद मैं बताऊंगा। यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी भाग में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। जड़ें बहुत गहरी होती हैं, पत्तियां कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा रहता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तने में पानी जमा हो जाता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तो यहाँ के निवासी क्या करते हैं, इस पेड़ के तने के अंदर का तने के अंदर होल करेंगे, एक पतला पाइप डालते हैं और पानी वहां से शक करके निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है रेगिस्तानी ओक एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है तो देख लो दोस्तों। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में ही ये क्वेश्चन आया है। क्या है, अभी तक जो सीटेट के एग्जाम चल रहे थे वो ऑनलाइन चल रहे थे। तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जा रहे थे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। यहाँ 2020 में, 2021 में, 2022 में ये सब ऑनलाइन पेपर हुए। अब ऑफलाइन पेपर होना है। तो ऑफलाइन पेपर एक साल में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पर डे 2 शिफ्ट में पेपर होते थे, या एक दिन में एक पेपर होता था, या 2 शिफ्ट में पेपर होते थे। तो इसमें ये क्या होता था कि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे थे। तो यहाँ पे देख लीजिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक, जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन क्या कह रहे हैं, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षाओं जितना अर्थात 4 मीटर लंबा होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि के नीचे जाती हैं जब तक कि यह पानी तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना। अगला इसमें है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है। ये तो आपको पता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ये अबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो डी वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए बी सी किसमें है दोस्तों, वही सही हो जाएगा। तो तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये अबू धाबी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। अभी मैंने आपको बताया। अगले वृक्ष की ओर चलते हैं। अगले वृक्ष का नाम है खेजड़ी का वृक्ष। किसका वृक्ष है ये? खेजड़ी का वृक्ष है। ये भारत में राजस्थान में पाए जाने वाला वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के खेजड़ेली गांव में पाया जाता है। यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक वृक्ष है ये। इसकी लकड़ी जो होती है वो, उसमें कीड़ा नहीं लगता, ये इसकी खासियत है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग में होती है, लाई जाती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या, खेजड़ी के वृक्ष राजस्थान में पाए जाते हैं, लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, इसकी फलियां जो होती हैं उसकी सब्जी बनती है, छाल इसकी छाल की दवा के रूप में प्रयोग होता है, और पानी की कमी में भी ये पेड़ आसानी से उग जाता है। अब इससे आया हुआ क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला कथन यहाँ पे है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे टिक कर लो। इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसे काट दो, ये कम जल में भी उग जाता है, ठीक है ना। अगला है, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। नहीं, ये तो कटीला होगा और छायादार होगा ही नहीं, तो दूसरा और तीसरा कट जाएगा। अगला है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डाउट है ऑप्शन की तरह। तो ये जो जल एकत्र नहीं करता है, जल एकत्र करने वाला इसके पहले जो था रेगिस्तानी ओक था, ठीक है ना। तो अब इसे बड़े ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही बात है। दूसरा है इसमें,
इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये हमने एंड में नहीं देखा था, इसलिए इसे गलत करवा दिए। ये सही है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद इसमें झाड़ होता है दोस्तों, आप चित्र में देखे होंगे पीछे, देखिए फिर से चित्र दिखाते हैं, इसमें झाड़ हो जाता है। तो ये झाड़ी नुमा पेड़ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे इसमें आसानी से खेल सकते हैं, इसके नीचे बच्चे आसानी से, इसके छायादार वृक्ष हो जाता है ये, और छायादार वृक्ष होने के कारण इसमें बच्चे आसानी से खेल सकते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे सही है। और तने वाला जो था, तने वाला यहाँ पे गलत है, तने में यहाँ में पानी एकत्र हो जाता है, ये गलत है यहाँ पे, तो चौथा गलत है। तो यहाँ पे पहला वाला सही था, 1 2 3 सही था। अगली बात करते हैं पीपल की। पीपल का वृक्ष आपने सबने देखा होगा। देखिए पीपल एक विशाल पेड़ होता है। इस पेड़ की खासियत क्या है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के, कि इस पीपल के वृक्ष की खासियत क्या है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और इस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। अगला है, इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। ये भी खासियत है कि वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। अगला पेड़ देख लेते हैं, बरगद का है। अगले पेड़ में, बरगद में क्या है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का यह राष्ट्रीय वृक्ष है। यह भी एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं में जड़ें निकल आती हैं, जो स्तंभ या खम्भे की तरह काम करती हैं। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये कई जड़ें इसमें निकल आती हैं जो जमीन के भीतर चली जाती हैं, जो स्तंभ का काम करती हैं, खंभे का काम करती हैं। अब क्वेश्चन कैसे बना है दोस्तों, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता नहीं है। बरगद के वृक्ष की जड़ों की विशेषता, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसीलिए मैंने डाल रखा है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है, जड़ें वृक्षों को खम्भों की तरह सहारा देती हैं, सही बात है। दूसरा है, इसमें जड़ें शाखाओं के नीचे लटकी होती हैं, सही बात है। तीसरा है, जड़ें भूमिगत होती हैं, भूमि के अंदर चली जाती हैं, ये भी सही है। अगला है, जड़ें भोजन संचित करती हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर, जड़ें भोजन संचित करती हैं, यहाँ पर ये गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगले पॉइंट में अमरवेल है। अमरवेल क्या है, आप देख सकते हैं चित्र में, पूरे के पूरे पेड़ को इसने घेर रखा है, इस बेल ने, इसे बोलते हैं अमरवेल। और ये कभी खत्म नहीं होता, जैसे ही तोड़ देते हैं और फिर से ये उगाता है, इसीलिए इसका नाम अमरवेल रखा गया है। अब इसकी खासियत क्या है देख लीजिए। ये एक प्रकार की लता होती है जो बबूल, कीकर, बेर या पीले जाल के रूप में लिपटी होती है। चित्र में आप देख सकते हैं पीले जाल के रूप में लिपटी है। इसको आकाशबेल, अमरबेल, बल्लरी भी कहा जाता है। 3 नाम इसके हैं, आकाशबेल, अमरबेल, अमरबल्लरी, ठीक है ना। यह प्रायः खेतों में भी मिलती है। पौधा एक कोशिकीय परजीवी है। पहली बात तो ये परजीवी लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अभी परजीवी क्या होते हैं वो आगे हम और डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। परजीवी है जिसमें पत्तियां और पर्णहरित का पूर्णता अभाव होता है, इसलिए इसका रंग पीला और मिश्रित सुनहरा हल्का लाल सा होता है, ठीक है ना। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बना है ये अमरवेल का, वो देख लो। ये सब सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सीटेट में नहीं आया है तो आए हुए हैं, ठीक है ना। तो अमरवेल उदाहरण है। और पहला पॉइंट देख लीजिए, परजीवी जड़ का। दूसरा देख लीजिए, अवस्तंभ जड़ का। तीसरा है स्तंभ जड़ का। चौथा है रेशेदार। तो अभी हमने परजीवी को टिक कराया था ना, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परजीवी जड़ का है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्जाम में पूछा गया है, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताना है आपको। तो सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम हो जाता है कोनेन। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं, अगला पेड़ देख लेते हैं। पौधा है ये क्रोटन का पौधा, जो एग्जाम में पूछा गया है। क्रोटन का पौधा आप देख सकते हैं गमले में लगा हुआ है, बहुरंगीय होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्रोटन में बहुरंगीय पत्तियां होती हैं, जो अक्सर आपका इसका उपयोग भू निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन के पत्ते मुड़ जाते हैं और कोमल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी की परत सूख जाती है तो इसके पत्ते मुड़ जाते हैं और कोमल बन जाते हैं। तो ये संकेत देते हैं किसानों को कि उनके खेत के पानी भरने के लिए कमी हो गई है, खेत में जो है
मिट्टी में पानी की कमी हो गई है, इस कारण से ये पत्ते मुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये संकेत किसानों को देते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसा बनता है ये क्रोटन के पौधे का, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सही कथन है। अब सही कथन स्टेटमेंट देखना, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है क्रोटन पौधे जो उसे मिट्टी के सूखने का संकेत देते हैं। तो ये तो सही बात है कि मिट्टी के सूखने का संकेत दे रहे हैं। दूसरा इसमें है जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन के पत्ते मुड़ जाते हैं और कोमल हो जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है ना। तीसरा इसमें यह संकेत बताता है कि उस खेत में किस हिस्से में पानी की जरूरत है, तो किसान को ये संकेत भी बताते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नया टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पकवान, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सीटेट के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है पकवान से। यहाँ पहला देख लीजिए, यहाँ पे केरल है, केरल के बारे में पढ़िए, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है। नारियल के पेड़ होते हैं, चावल की खेती होती है। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है, तो केले के फूलों की सब्जी कहाँ पे खाई जाती है, तो केरल में खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक, यहाँ पे इडली, डोसा, चावल, केरल टेपुओका, ये तो केरल टेपियोका जो है वो एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के। तो जहां हम बता रहे हैं कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए बड़े ध्यानपूर्वक, वहां से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप उसे इंगित कर लें और उसे तैयार कर लें। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरे राज्य है यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश। तो कचनार के फूलों की सब्जी यूपी में खाई जाती है, तो कचनार के फूल जो होते हैं उसकी सब्जी कहाँ खाई जाती है, यूपी में खाई जाती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हर स्टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में, वो पकवान के जो संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपके या तो कथन निष्कर्ष में पूछा जाएगा या मिलान में पूछा जाएगा। मेल करना है आपको कि किस पकवान का कहाँ पे है। अभी जैसे मछली चावल वाला भी आएगा, ठीक है ना, या कचनार के फूल की सब्जी भी पूछी गई है, या केरल का कैपियोका भी पूछा गया है। यहाँ पे अगला देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं, तो सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनते हैं, तो महाराष्ट्र में बनते हैं। अगला चलते हैं असम। असम में क्या है, तो बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है, तो बोरा जो है वो असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। गोवा और कश्मीर का देख लेते हैं। गोवा तथा कश्मीर, यहाँ के लोग मछली को नारियल के तेल, यही पूछा गया था सीटेट में, मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में तलकर खाना पसंद करते हैं। कहाँ पे, गोवा और कश्मीर के लोग, ठीक है ना। अगला है गुजरात। गुजरात में क्या खाना पसंद करते हैं, तो देख लीजिए गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई है। ढोकला बहुत खाया जाता है, कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में स्थित बड़साला स्टेशन पर मिलने वाला बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा बहुत एग्जाम में पूछा गया है। और पूरी साग काफी मशहूर है यहाँ की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एग्जाम में पूछा गया है हांगकांग। हांगकांग हालांकि भारत का स्टेट तो नहीं है, ये एक कंट्री है हांगकांग। यहाँ से एग्जाम में सीटेट का पूछा गया, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो हांगकांग का क्या है, हांगकांग में सांप का बना हुआ व्यंजन खाया जाता है, तो सांप से यहाँ पे डिश बनाई जाती है, उसके ये व्यंजन खाते हैं, जिसे लिंग हु फैन कहते हैं। लिंग हु फैन किसे कहा जाता है, तो सांप के बने हुए व्यंजन को ये लोग सांप का गर्दन काट के फिर उसका डिश बनाते हैं, तब ये यहाँ पे खाते हैं हांगकांग के लोग। बड़ा अजीब सा नहीं सुनने में लग रहा है कि सांप खा लेते हैं। अगला है राजस्थान। राजस्थान जो है, यहाँ के लोग क्या खाते हैं, इस राज्य के दाल बाटी और चूरमा, जिसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। दाल बाटी चूरमा, घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। फिर चलते हैं बंगाल की ओर। बंगाल राज्य में क्या खाते हैं, तो झींगे आलू पोस्ता। झींगे आलू पोस्ता, झींगा मछली होती है, झींगे आलू पोस्तो, यह गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से तैयार की गई एक डिश होती है, जिसमें आलू और खसखस का प्रयोग ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। तो झींगा आलू पोस्तो जो है वो बंगाल की डिश है। अगला देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या, उत्पम। उत्पम जो है
यह डोसे की तरह होती है, लेकिन उसमें उड़द की दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। तो ये उत्पम जो तमिलनाडु में बनाई जाती है, खाई जाती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है एग्जाम में, देखो ध्यानपूर्वक, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पसंद नापसंद की चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है, किससे कहता है, मैं और मेरी माँ दोनों सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया सीटेट के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। मैं और मेरी माँ दोनों सांप खाना पसंद करते हैं। जब भी हमारा सांप खाने का मन होता है, हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिन हू फैन खाते हैं। लिन हू फैन आप समझ गए, सांप की बनाई हुई डिश होती है लिन हू फैन। यह छात्र कहाँ से होगा? ऑप्शन में देख लीजिए, असम, हांगकांग, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो सही बात है, हांगकांग का होगा। हांगकांग के बारे में चर्चा हमने की थी। अगला देखिए, अगला कैसे क्वेश्चन आता है, जो हम कह रहे थे मेल और मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो अभी आपने देखा है कि स्टेटमेंट कैसे दिया था और उसके आंसर कैसे थे। अब यहाँ पे मेल मिलान वाले देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे स्थान दिया है और अत्यधिक पसंदीदा भोजन दिया है, ठीक है ना। गोवा छोले भटूरे, कश्मीर पकाया हुआ सांप, केरल करी के साथ उबला टेपियोका, और हांगकांग तो नारियल के तेल में बनी हुई अब यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैसे मिलान करेंगे। तो सबसे पहले सांप को पकड़ो और हांगकांग से मिला दो, डी का दूसरा। अब डी का दूसरा कहाँ पे मिल रहा है? डी का दूसरा आपको 3 में मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में मिल रहा है। तो चौथे में डी का दूसरा नहीं मिल रहा, डी का चौथा 5 में मिल रहा है। तो डी वाले को काट दो। समझ गए ना कैसे मिलाना है आपको। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट जो ए है, गोवा में कैसे खाया जाता है, तो चौथे पे आप टिक कीजिए, ए का चौथा हो जाएगा। नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली गोवा में पसंद करते हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे हम लोग, तो कश्मीर में सरसों के तेल की बनी मछली होती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद केरल में क्या खाया जाता है, तो केरल में हमने आपको बताया था, केरल का करी के साथ उबला टेपियोका आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मिलान करना है। तो आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। सी आपको देख लीजिए, सी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अब आगे। और पौधों का खाए जाने वाला भाग, जो एग्जाम में बहुत एग्जाम में पूछता है कि पौधे के कौन से भाग से क्या मिलता है, ठीक है ना, जो खाया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला पत्ती। तो धनिया जो है, धनिया की पत्ती खाते हैं। पत्ता गोभी, इसमें भी पत्ती वाला। पालक पत्ती होती है, कड़ी पत्ता पत्ती होती है, ठीक है ना, जो खाने वाले भाग हैं। दूसरा है फूल, तो यहाँ पे सहजन। सहजन का आप जान रहे हैं ना, महाराष्ट्र में हमने अभी बताया था, वहाँ पे सहजन के फूल का क्या बनता है, सहजन का कुछ डिश बनती थी, ठीक है ना। तो सहजन, केला और कचनार, ये सब फूल हैं। कली, ये लौंग, लौंग जो है वो कली है। एग्जाम में ये सीटेट में पूछा गया है कली का। यहाँ पे फिर इसके बाद जड़ कौन कौन सी होती है, तो मूली, गाजर और चुकंदर। मूली, गाजर और चुकंदर क्या है, जड़ है। यहाँ पौधे और डिशों से संबंधित हमने जानकारियां ली हैं। अब चलते हैं हम लोग प्राणियों से संबंधित, ठीक है। तो जैसे स्तनधारी या अलग अलग प्राणी जीव जंतुओं से संबंधित जो जी जानकारियां हैं, वो अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए अगला, स्तनधारी। स्तनधारी क्या होते हैं, तो स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। अब ये स्तनधारी कौन कौन से कहलाते हैं, तो मनुष्य जो है वो स्तनधारी प्राणी है। गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़ याद रखिए, और व्हेल मछली आप एग्जाम में पूछी जाती है, चमगादड़ और व्हेल मछली दोनों। ये जो जीव हैं वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना है, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां होती हैं। पहली है मेलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपस, ठीक है। तो कान के मध्य भाग में ये 3, और आप जानते हैं स्टेपस जो हड्डी होती है वो कान की सबसे छोटी, मतलब मानव की अगर सबसे छोटी हड्डी अगर आप पूछे तो स्टेपस ही होती है, जो कान की हड्डी होती है, ठीक है ना। तो ये पाई जाने वाली 3 हड्डियां थी। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। ये अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दूध पिलाते हैं स्तनधारी, इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है।
ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी। यहाँ पर स्तनधारी, यहाँ पर आप देखिए क्या क्या स्तनधारी होते हैं, चित्र में हमने इसमें डाल रखा है। यहाँ पे आप स्तनधारी देख सकते हैं। स्तनधारी कौन कौन से हैं वो चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, सरीसृप क्या होते हैं। स्तनधारी के बाद रेप्टाइल वर्ग के प्राणी कौन कौन से हैं, रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है वो देख लेते हैं। सरीसृप क्या होते हैं, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक के चलते हैं। धरती पर कैसे चलते हैं, सरक के चलते हैं। यह हवा में सांस लेने वाले ऋणधारी जंतुओं का समूह है, जैसे छिपकली, सांप, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि सरीसृप के उदाहरण है। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं, कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सांप है। यहाँ पे गिरगिट भी हो सकता है। ठीक है, छिपकली का ही एक रूप होता है गिरगिट। अगली बात करते हैं हम कीट की। किसकी बात करेंगे, कीट की। कीट क्या होते हैं, कीट, प्रमुख कीट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। बिच्छू कीट है, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, ये सभी किसमें आते हैं, कीट की श्रेणी में आते हैं। चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा यह अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढ लेते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके डिटेल हम आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद बात करेंगे परजीविता की और सहजीविता की। परजीवी जीव कौन से होते हैं और सहजीवी कौन से होते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे अभी अमरवेल की हमने बात की थी, और इसके अलावा यहाँ पर आगे हम इसका डिटेल पहले आप पढ़िए, फिर इसका डिटेल देखते हैं। परजीविता क्या होते हैं, तो वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, परजीवी कहलाते हैं, और उनमें उनसे अपना फायदा उठाते हैं। जिसपे ये डिपेंड होते हैं उनसे अपना फायदा उठा लेते हैं। इन जीवों पर यह आश्रित होते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। परजीवी जंतु या पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। परजीवी कौन कौन से होते हैं, तो जोंक होता है, अमरवेल होता है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक चीज और बताएं, आपको ये दोनों याद रखना है कि जोंक और अमरवेल जो है वो परजीवी की श्रेणी में आता है। तो एक फिर से देख लीजिए, तो जब एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को परजीविता कहा जाता है। एक को तो फायदा हो रहा है दोस्तों, दूसरे को उसमें नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, सहजीविता। सहजीविता क्या है, परजीविता आप पढ़ चुके हैं, सहजीविता के बारे में देख लेते हैं। सहजीविता क्या होता है, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं, तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है, और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्या है सहजीविता के उदाहरण, तो मटर का पौधा और राइजोबियम सहजीवी जीवों के उदाहरण हैं। इस प्रकार के लाइकेन और शैवाल और फफूंदी, आपको याद रखना है, लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण होते हैं। ये दोनों आपको उदाहरण याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला चलते हैं, अब जानवरों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित हैं ये जानवर, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उन्हें बालों के रंग के कारण होते हैं। जो जानवर की डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जो निशाचर जानवर होते हैं वह केवल सफेद और काले ही रंग देख पाते हैं। जैसे उल्लू जो है रात में जागता है, काले और सफेद रंग देख पाता है। चमगादड़ और रेगिस्तानी चूहा ये भी कौन कौन से रंग देख पाते हैं, काले और सफेद रंग देख पाते हैं। अगला देख लीजिए, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, ये बहुत गहरी नींद में चली जाती है। अगला इसमें है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनसे ये जानवर बता देते हैं कि भूकंप आने वाला है या बाढ़ आने वाली है, ये सब इन्हें पहले संकेत मालूम चल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2004 दिसंबर में सुनामी आई, कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब व्यवहार किया, उसके द्वारा यहाँ पर भारी आवाजें होने लगी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी जो जनजाति रहते थे वो उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाली है,
तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ पे जनजाति जो लोग थे वहाँ खाली कर दिया और वहाँ से छोड़कर कहीं दूर चले गए, जिस कारण वो बच पाए थे। दूसरी यही घटना के पहले हुई थी गुजरात के भुज में, ठीक है ना। तो जानवरों में ही देखे, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। अब वो जानवर, कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। वो जानवर से भाषा में बात करते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। अगला है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज निकालती है और एक दूसरों से बात करती है, ये भी आपको याद रखना है। आप एनसीईआरटी बेस्ड पर ही पढ़ रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना दोस्तों। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज साफ सुनाई देती है, ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला जानवरों के शिकार से संबंधित है। तो जानवरों के शिकार क्यों किए जाते हैं? तो हाथी को उनके दांतों के लिए शिकार किया जाता है, गैंडे को सींग के लिए, सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को अच्छी खाल के लिए शिकार किया जाता है, कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब एक एक करके जानवरों की खासियत देख लेते हैं। जानवर कौन कौन से हैं? पहला है स्लॉथ। स्लॉथ जो जानवर है बड़ी मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी नुमा है, आप तो केवल सुनते रहिए, आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ देखने में भालू की तरह दिखता है, यह भालू से लेकिन अलग होता है। यह भी एक प्रकार का स्तनधारी प्राणी है। यह करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। पेड़ों में उल्टे लटक जाते हैं, 17 घंटे, 24 घंटे में 17 घंटे आराम से सोते हैं। बहुत आलसी प्राणी है, दुनिया का सबसे आलसी प्राणी यही है, ठीक है ना। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, 9वें पेड़ पर नहीं जाते हैं, केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते रहते हैं। यह सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ के नीचे उतरता है। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपने पेट भी भरते हैं। यह एक ऐसा प्राणी है जो एक बार में 30 ग्राम पत्तियां खा जाता है और उसे पचाने के लिए 1 महीने तक समय लगता है इसे, ठीक है ना। और ये सोता रहता है, 17 घंटे ये सोता है। अगला इसमें देख लेते हैं, अगला पॉइंट, यह मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये भारत में नहीं पाया जाता, ये कहाँ पाया जाता है? मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला जंतु है, इसका नाम है स्लॉथ। ये इसकी खासियत थी। आपको सारे पॉइंट इसके एनसीईआरटी बेस्ड पे हमने बता दिए। अब क्वेश्चन कैसा बनता है ये आगे हम बताएंगे इसका, ठीक है ना। अगला है इसमें बाघ। बाघ के बारे में आप देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना ज्यादा बाघ अंधेरे में देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति पता चलता है और वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। अगला इसमें पॉइंट है, बाघ अपने एक इलाके की मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है और दूसरा बाघ जो है इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। इनके भी इलाके होते हैं, जैसे कुत्तों के इलाके होते हैं वैसे बाघ के भी इलाके होते हैं। ये मूत्र के द्वारा या मल के द्वारा गंध छोड़ जाते हैं, दूसरा बाघ इसमें पहचान लेता है, तुरंत पहचान लेता है कि यहाँ कोई बाघ आया था, ये उसका इलाका है, ठीक है ना। अगला इसमें है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना जो होता है, बाघ का दहाड़ना जो होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, मतलब इतना जबरदस्त बाघ का दहाड़ना होता है। टाइगर है ये। बाघ हवा में पत्तों को हिलाने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है। तो हवा से जो पत्ते हिलते हैं या शिकार से झाड़ियों में जो इसे लगता है कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ खाने योग्य है और झाड़ियों में वो पत्ते हिल रहे हैं, तो ये समझ जाता है, भांप लेता है और शिकार आराम से यहाँ पे कर लेता है। ये बाघ की खासियत थी। अब चलते हैं अगले जानवर की ओर। अगला यहाँ पे कुत्ता। कुत्ता क्या है?
कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को मलमूत्र की गंध से जान लेता है। जैसे बाघ के बारे में था वैसे ही कुत्ते के बारे में है। मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया था। ठीक है ना, इनके इलाके बटे होते हैं। अगला है इसमें लंगूर। लंगूर क्या है? लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश भेज देता है और चौकन्ना कर देता है कि अब मुसीबत आने वाली है। अगला इसमें है चूहा। चूहा क्या करता है? चूहे के देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने और सूंघने, देखिए दोस्तों, सुने लिख गया यहाँ पे, सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता इसकी अच्छी होती है चूहे की। ठीक है ना। अगला जानवर है इसमें रेप्टाइल वर्ग में है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के कान आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अगला इसमें है छिपकली। छिपकली में भी छोटे छोटे छेद के कान होते हैं। यह रेप्टाइल परिवार में आती है। छिपकली की नाक जिसकी जीभ में ही होती है। छिपकली के नाक उसकी जीभ में होती है, ये आपको याद रखना है। और इसी कारण से वह किसी चीज को सुनने, तो यहाँ पे छिपकली क्या करती है? किसी चीज को सूंघने, यहाँ पे सुनने की जगह सूंघने कर लीजिए, सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है और मूड के अनुसार रंग भी, अपने मूड के अनुसार रंग भी बदल देती है। मतलब कंडीशन के अनुसार ये रंग भी बदल लेती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप बात करें गिरगिट की, तो गिरगिट भी रंग बदलता रहता है, जो एक प्रकार की छिपकली ही होती है। अगला यहाँ पर है गिलहरी। अगला कौन सा है? गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने के लिए वो क्या करती है? चीजों को कुतरती रहती है, जिससे दांत घिस जाते हैं और दांत उसके छोटे हो जाते हैं। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप उसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है ना। अगला है इसमें बिल्ली। बिल्ली क्या होता है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने का काम आते हैं। अगला इसमें देखते हैं रेप्टाइल वर्ग में आ जाते हैं। अगली चर्चा जो करेंगे वो केंचुए पे करेंगे। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम भुरभुरा कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और मृत पत्तियों और पौधों को ये खाते हैं, जिनके मल जमीन को उपजाऊ बनाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। केंचुए का जो पालन होता है उसे कहा जाता है बर्मी कल्चर। क्या कहा जाता है? बर्मी कल्चर उसे कहा जाता है, क्योंकि केंचुए का इंग्लिश में बोलते हैं इसे अर्थवर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थवर्म बोलते हैं। अगले बात करते हैं अंट्स पर, मतलब चींटियाँ। चींटियाँ क्या होती हैं? चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का अपना काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघ कर पीछे से आने वाली चींटियां रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती हैं, जो खाने की चीज़ों को अपने बिल तक जमा करती हैं। तो चींटियों की ये खासियत है। क्या क्या खासियत थी कि अपनी रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, कुछ पहरेदार होते हैं, सिपाही चींटी होती हैं जो बिल का ध्यान रखते हैं, और कुछ चींटियां भोजन को ढूंढती हैं। चींटियों की खासियत क्या है कि ये गंध छोड़ती जाती हैं चलते चलते, तो पीछे से जो चींटियां आती हैं वो वहां तक पहुंच जाती हैं, और यही कारण होता है कि चींटियां एक लाइन में चलती रहती हैं। अब बात करेंगे हाथी की। किसकी बात करेंगे? हाथी की। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसे शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का हो जाता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं दोस्तों। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं।
इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड के सभी बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 14 से 15 साल के बाद हाथी इस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। और क्या होता है, देखिए हथनी जो होती हैं वो बच्चों की रक्षा भी करती हैं, ठीक है ना। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बना है सीटेट में, वो देख लेते हैं। सीटेट में यहाँ क्वेश्चन आया है, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला इसमें पॉइंट देख लीजिए, हाथी बहुत कम आराम करता है, वह केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। सही बात है। अगला है बी, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा लेता है। नहीं, गलत, 100 किलोग्राम तक खाता है। कितने किलोग्राम, ये तो बी वाला गलत हो गया दोस्तों। अगला है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। ये भी सही है, तो सी वाला सही हो गया। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो गलत क्या है इसमें, बी वाला गलत है, बी वाला गलत है, तो तीसरा वाला इसमें सही हो जाएगा, ए, सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, ये हमने अगर प्राणियों के बारे में देखा है, तो अब चलते हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य फोक डांस ऑफ इंडिया के बारे में। जो प्रमुख हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और बड़ी वीडियो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी बोरिंग सा महसूस करने लगते हैं। आपको देखिए, हम केवल उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में आएगा। छऊ या छऊ नृत्य, छऊ या छऊ नृत्य क्या होता है, यह नृत्य जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मार्शल आदिवासी और लूक मूल के साथ एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य में योद्धा अपनी परंपरागत परिधान पहनते हैं। इस नृत्य में विस्तृत मुखौटे और टोपी पहने जाते हैं। यह महाभारत और रामायण, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों सहित महाकाव्यों के एपिसोड को लागू करता है। तो ये इसकी खासियत है, ये कहाँ पर होता है, ये जो नृत्य होता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होता है। योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं, इस नृत्य में मुखौटा लगाते हैं, आप चित्र में इसे देख सकते हैं। अगला नृत्य की बात करें हम लोग, तो अगला नृत्य यहाँ पे देख लेते हैं, चराओ नृत्य। मिजोरम का ये परंपरागत नृत्य है। चराओ कहाँ का है दोस्तों, ये मिजोरम राज्य का परंपरागत नृत्य है, इसे कहा जाता है चेराओ नृत्य। मिजोरम की पकी फसलों को घर तक पीठ पर लादकर लाना पड़ता है। इसमें आमतौर पर 6 से 8 लोग होते हैं। चेराओ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र में देखिए यही काम कर रहे हैं ये लोग। अगला, इसमें इसे मिजोरम की सबसे पुरानी नृत्य के रूप में जाना जाता है। इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। बांस नृत्य याद रखिए यहाँ पे। अगला नृत्य है सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य क्या होता है देखते हैं। सत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया था। तो असम के लिए स्पेशल नृत्य है, ये असम में होने वाला नृत्य है। इसे हर घर की लड़कियां इसे सीखती हैं, इस नृत्य को। सत्रिया नृत्य और नृत्य नाटक की उन भाव भंगिमाओं को संदर्भित करता है जिनका विकास असम में सतराओं तथा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि ये जो नृत्य है वो असम में होता है। हर घर की यहाँ पे लड़कियां इस नृत्य को सीखती हैं। भाव भंगिमाओं का ये संदर्भित होता है, अलग भाव होते हैं इसमें। अपने धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त रूप से सत्रिया नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, राउफ नृत्य। राउफ नृत्य कहाँ का है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई के दौरान किया जाता है। ये फसलों की कटाई के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें नाचने वाली ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में बाहें डालकर नृत्य करती हैं। इनकी गति पर तीव्र
इनकी गति पर गीत की लड़कियों का काफ़ी प्रभाव रहता है। मतलब जो ये मोशन करती हैं तो गीत इनका काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जबकि इनके आयोजन में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र को पूर्णतः अभाव पाया जाता है। मतलब कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, ना ढोलक है, ना मजीरा है, कुछ भी नहीं। ये इनका गीत जो होता है, गीत गाने से ही नृत्य ये करती हैं, ठीक है ना। राउफ नृत्य है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला इसमें आ जाता है गरबा नृत्य। कौन सा नृत्य है ये? गरबा नृत्य है। गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है। यह नवरात्रि में मनाए जाने वाला, नवरात्रों तक चलने वाला ये उत्सव है। गरबा नृत्य आमतौर पर भगवान कृष्ण या नौ देवियों के विषयों में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। या तो ये भगवान कृष्ण के लिए, नौ देवियों के लिए ये किया जाने वाला नृत्य है। यह मिट्टी के मटके, जिसमें गरबों कहा जाता है, पानी भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मटके के अंदर एक सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है, जिसमें कुंभ कहते हैं। इसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है। यह जो नृत्य होता है, नृत्य करने वाली महिलाएं मटका के चारों ओर गोल गोल घूमती हैं और एक गायक और ढोलक तथा तबला बजाने वाला व्यक्ति संगीत देता है। तो गरबा बहुत अच्छा नृत्य है, जो गुजरात का नृत्य है। अब चलते हैं दोस्तों और जनजातियों की बात कर लेते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां और रोचक तत्व कौन से हैं? एनसीईआरटी बेस्ड हैं ये सब। पहली यहाँ पे भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में देखिए। भील शब्द का अर्थ है धनुष होता है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इस ये जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा यहाँ पे है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति क्या है? यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में निवास करती है। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास होता है। तो ये क्या याद रखना है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति है, और ये भूत प्रेत जादू टोना पे अधिक विश्वास करती है। तीसरी जनजाति पे बात करेंगे, संथाल जनजाति है। यह भारत के में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति की शरीर की विशेषता क्या है? ये एग्जाम में पूछा गया है। नाटे कद और चौड़ी चपटी नाक होती है। नाटे कद के होते हैं, चौड़ी चपटी नाक होती है। आप अपने ऊपर ना लें, ये संथाल जनजाति है, ठीक है ना। अगला है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति क्या है दोस्तों? मुंडा जनजाति की भाषा मुंडा होती है। मुंडा जनजाति की प्रमुख त्योहार सरहुल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सरहुल त्योहार कौन मनाता है? तो मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। यह मुख्य रूप से मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है, इसीलिए सरहुल त्योहार झारखंड का त्योहार है, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ हिस्सा बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा आदि राज्यों में निवास करती है मुंडा जनजाति की। अगला है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति में देखो, बोडो जनजाति देख लेते हैं। मूल रूप से बोडो जनजाति भारत के असम राज्य में निवास करती है। पहले तो यही टिक कर लो कि कहाँ पाई जाती है। तो असम राज्य में निवास करती है। बोडो जनजाति समूह कछारी, गारो, मैच, डिमसा आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो एक जनजाति नहीं है, कई जनजातियों से मिलकर एक जनजाति बनी है, जिसका नाम बोडो है। असम में पाई जाती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बोडो जनजाति की भाषा जो है, बोडो जो है वो उसे रखा गया है, ठीक है ना। तो बोडो जनजाति को कहाँ पे रखा गया है? 6ठी अनुसूची में रखा गया, और इसकी भाषा की चर्चा की गई है 8वीं अनुसूची में। अगला है थारू जनजाति। थारू जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट जनजाति है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है ना। अभी बताएंगे इसके बारे में। थारू जनजाति क्या है? थारू जनजाति हिंदू धर्म में को मानते हैं। थारू जनजाति तो हिंदू के सभी त्योहार ये मानते हैं, लेकिन दिवाली के त्योहार को ये शोक का पर्व के रूप में मानते थे। दिवाली के त्योहार को शोक के पर्व के रूप में मानते थे दोस्तों। नई एनसीईआरटी में अब ये आ गया है कि लेकिन वर्तमान में दिवाली के शोक के पर्व को अब ये नहीं मानते हैं, ठीक है ना। पहले ये मानते थे दिवाली के त्योहार को शोक के पर्व के रूप में, लेकिन अब ये ऐसा नहीं मानते हैं। थारू जनजाति में ये आपको याद रखना है। अगला है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति क्या है? तो भोटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर निवास करते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास के लिए महत्वपूर्ण है। ऋतु प्रवास, ठीक है ना, ये आपको याद रखिए। ऋतु प्रवास, यही ऐसी जनजाति हैं जो होती हैं वो स्थानांतरण कृषि करती हैं, क्योंकि ऋतु प्रवास करती हैं। अगला है नागा जनजाति। नागा जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में मुख्य रूप से निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी
निवास करती हैं। नागा लोग कुशल जोधा थे या योद्धा थे। यह भाला उनका प्रमुख अस्त्र था और इनका इनका प्रमुख त्योहार मिथन है। मिथन आपको याद रखना है। ये सीटेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनके पॉइंट हमने इसमें डाल रखे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली जनजाति है मेड़ा जनजाति। मेड़ा जनजाति क्या है? तो राजस्थान में ये जनजाति पाई जाती है। राजस्थान की दृष्टि से प्रथम स्थान इस जनजाति का है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में मेड़ा जनजाति है। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती है। और आपको दोस्तों एक चीज सुनकर मतलब हैरान हो जाएंगे कि ये जनजाति सबसे ज्यादा शिक्षित जनजातियों में से एक है। मतलब मेड़ा जनजाति के लोग, राजस्थान की मेड़ा जनजाति के लोग कई लोग आईएएस आईपीएस हैं। ठीक है ना। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन है, तो मेड़ा जनजाति, क्योंकि मेड़ा जनजाति के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं और आईएएस पीसीएस भी बहुत आईएएस पीसीएस मेड़ा जनजाति के लोग बनते हैं। तो मेड़ा जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में ये जनजाति है टोडा जनजाति। कौन सी है? टोडा जनजाति है। एग्जाम में सीटेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टोडा जनजाति पशुपालन का काम करती है। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ फैली हैं? तो कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में फैली हुई हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करती है। टोडा जनजाति में प्रमुख प्रचलित भाषा टोडा है। ये लोग समूह में निवास करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन बना है जनजातियों से? निम्न में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, हुमायूं पहाड़ियां, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी है खासी पहाड़ियां, ऑप्शन डी है गढ़वाल पहाड़ियां। तो अभी आपको हमने बताया दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर ये निवास करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अभी हमने बात की जनजातियों की। अब नया टॉपिक आ जाता है, उसमें पक्षी और उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। बहुत सुपरफास्ट तरीके से देखेंगे क्योंकि आपका समय एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में ये आपको इतना समय नहीं होता है एग्जाम के दौरान कि आप 5-5 घंटे की या 6-6 घंटे की क्लास एक बार में पढ़ पाएँ या देख पाएँ। तो ये मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास जाएगी 1.5 घंटे। ठीक है, तो 1.5 घंटे आप आराम से 1.5 घंटे कान में लीड लगा के लेटे लेटे इस क्लास का मजा लीजिए। और सिलेक्शन इस क्लास के ईवीएस तो आपका निकल जाएगा आराम से, अच्छे नंबरों से यहाँ पे ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी मैराथन किसी अदर टॉपिक की, अदर सब्जेक्ट की मैं आपको दूं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देख लेते हैं मोर। मोर क्या है? यहाँ पे 26 जनवरी 1963 को 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर का साइंटिफिक नेम जो है पावो क्रिस्टेटस है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। मोर के बारे में 26 जनवरी 1963 को ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है मोर के बारे में। 2022 में सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिट्टो वही क्वेश्चन उठा के रख दिया जो एनसीईआरटी में पृष्ठ पे लिखा हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, किस विशेषता आपको बतानी है, किस पक्षी की है ये? एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट और पूंछों पर सिक्के, सिरे से पूंछ तक नीले रंग का रंगत है, ये कौन सा पक्षी है? तो दोस्तों यह मोर ही है। आपने अगर मोर को देखा होगा, पीछे हम आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर नीले रंग का होता है मोर जो है वो नीले रंग का। पर्यायवाची इसका नीलकंठ भी होता है, पहले आपको ये भी बता दें। ठीक है ना। केकी, मयूर, ये सब पर्यायवाची इसके मोर के होते हैं। सिक्के नुमा इसमें आकृति होती है, जो इसमें भारत है वो सिक्के नुमा आपको देखने को मिल जाती है। तो आंसर इसका मोर ही था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पक्षी की बात करेंगे। तो बसंत गौरी है, बार्केट इसे कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट देख लीजिए, पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें घोंसला बनाती है और उसी में अपने अंडे देती है। ठीक है ना। गर्मियों के दिनों में टुक टुक करती रहती है, टुक 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 ये करती रहे। और टुक टुक करने की खासियत क्या है कि क्योंकि ये गर्मियों के दिन में, खासकर गर्मियों के दिनों में क्या करती है, अंडे देने के लिए, बच्चे देने के लिए, बच्चों को पालने के लिए ये कास्ट में, मतलब कास्ट को बोलते हैं लकड़ी में छेद करती है, तो टुक 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 की आवाज़ आती है। अगला देख लेते हैं, अगला पक्षी है कठफोड़वा। बसंत गौरी की तरह ये पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। ये भी क्या करता है, पेड़ के तने को काटता है, उसी में अपना घोंसला बनाता है, उसी में अंडे देता है और बच्चे उसी में पालता है। अगला है शकरखोरा।
क्या है, शकरखोरा और या सूर्य पक्षी से सनबर्ड भी कहा जाता है। इसका खासियत क्या है, तो पेड़ झाड़ी पर लटका घोंसला बनाती है। घोंसला बाल, रुई, छाल, कपड़े आदि से तैयार करती है। यह पक्षी फूलों के पराग मकरंद में मिश्रित मधु चूसती है, जिस कारण से इसका नाम शकरखोरा रखा गया है। शकरखोरा तो एग्जाम में कई बार आया है, सीटेट की, याद रखना है। अगला वाला भी महत्वपूर्ण है, हमिंग बर्ड। हमिंग पक्षी क्या होता है, ये अमेरिका के मूल निवासी पक्षी हैं, अमेरिका में पाया जाता है। हमिंग पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ये इसकी लंबाई 5 से 8 सेंटीमीटर तक ही होती है, मात्र 5 से 8 सेंटीमीटर तक ही होती है। उल्टा उड़ सकता है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ये आपको याद रखना है। अगला इसमें पक्षी है मैना। मैना वर्ड होता है, तो मैना एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी गर्दन को झटके से पीछे की ओर कर सकने वाला पक्षी है। यही सीटेट में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, झटके से पीछे की ओर ये गर्दन कर देती है। अगला है उल्लू। अगला आ जाता है पक्षी में उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में स्पष्ट दिखाई देता है। ये अपनी गर्दन पूरी घुमा सकता है। इसके कान बेहतर संवेदनशील होते हैं। उल्लुओं के एक समूह को पार्लियामेंट कहा जाता है। उल्लुओं की आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। उल्लू की खासियत यही थी। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट पक्षी आ जाती है दार्जिन चिड़िया, जिसे टेलर बर्ड कहा जाता है। टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है, आप देखिए, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा। पत्तों को सील लेती है, पत्तों को क्या कर लेती है, ये सिल लेती है और थैली बना लेती है। पत्तों को सिलकर थैली बना लेती है, जिसमें वह अपने अंडे रखती है। अगले जो पक्षी हैं उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीलबाज और गिद्ध है। चीलबाज और गिद्ध है, ये तीनों पक्षी मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगले इनकी खासियत है, गिद्ध झुंड में उड़ने वाले पक्षी हैं, जबकि बाज अकेले यात्रा करता है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर उस जगह को साफ कर देता है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। चील की पूंछ कैसी होती है, खांचे वाली होती है, याद रखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला अगला आ गया है इसमें, डाइक्लोफेनिक सोडियम नामक दवा जो होती है गिद्ध की मृत्यु होने का एक मुख्य कारण होती है। इसमें क्या होता है, डाइक्लोफेनिक दवा के कारण क्या हो जाती है गिद्ध की मृत्यु। तो क्या होता था कि ये एक जानवरों को दी जाने वाली एक दवा थी, अब तो इस पे बैन लगा दिया गया है। डाइक्लोफेनिक सोडियम ये दवा जानवरों को दिए जाने वाली, जब जानवरों को बुखार आ जाता था तब ये दवा दी जाती थी। अगर उस दौरान जानवर की मृत्यु हो जाती थी और इन्हें गिद्ध खा लेते थे, गिद्ध इन्हें खा लेते थे, तो उस कारण से भी गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण से इस दवा को बैन कर दिया गया है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, चीलबाज और गिद्ध मांसाहारी पक्षी की चोंच छोटी और हुक की तरह होती है। जब मांस को फाड़ते हैं तो ये मांस इसीलिए फाड़ पाते हैं आसानी से, क्योंकि इनकी चोंच जो होती है वो हुक नुमा होती है, आसानी से फंसा लेती है। अगला पक्षी देख लेते हैं। अगला पक्षी है बीवर पक्षी। बीवर बर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट। यह सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। बड़ा रोचक है, एग्जाम में सीटेट में ये पूछा गया है। नर बीवर पक्षी क्या होते हैं, घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा घोंसला होता है उसमें वह अपने अंडे देती है। तो बीवर पक्षी की ये विशेषता है। अगला है कलचिड़ी, जिसे इंडियन रोबिन कहा जाता है। कलचड़ी की क्या विशेषता है, तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी घोंसले बनाती है। ये घास से ये घोंसले बनाती है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब छिपा रहता है। इनकी चोंच अंदर से भी लाल होती है, ये इसकी खासियत होती है। अगले देख लीजिए, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पक्षियों से संबंधित बिंदु हैं। यहाँ पे देखिए जो बिंदु है, यहाँ पे पहला बिंदु, यहाँ पे पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल देते हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा बिंदु है, पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। अगला पॉइंट इसमें, पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों की चोंच में दंत नहीं होते, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है, यह समतापी प्राणी होते हैं। अगला पॉइंट है, पक्षियों के हृदय में 4 कुष्ठ होते हैं। ये स्टेटमेंट में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। अगला इसमें पॉइंट है, गौरैया, कबूतर, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं।
अगला इसमें पॉइंट है एमू, किवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी कहलाते हैं, ये पक्षी नहीं उड़ पाते हैं। अगला पॉइंट है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अगला इसमें बिंदु है पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है, जिस कारण से ये आसानी से ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चनों पे बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हमने टॉपिक वाइज आपको तैयार करा दिया है। अब क्वेश्चनों पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है वो अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन है डॉलर, दूसरा है रुपए, तीसरा है दिरहम और चौथा है टका। तो सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाए, दिरहम। एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, यूएई जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, यहाँ का समय भारत से 1.5 घंटा पीछे है, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ पे 10 बजा है तो यहाँ पे 8:30 बजा होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे देश की राजधानी, अगला यहाँ पे देख लीजिए देश, उनकी राजधानियां और मुद्रा, क्योंकि मुद्राओं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट देश देख लीजिए, उनकी राजधानियां देख लीजिए, उनकी मुद्राएं देख लो। पहला देश यहाँ पे है पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए चलता है। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टा और यहाँ पर जो रुपए चलता है वो श्रीलंकाई रुपया चलता है। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल यहाँ पे रुपए चलता है, मुद्रा जो है रूबल है। अफगानिस्तान की काबुल कैपिटल है और अफगानी यहाँ पर इसकी मुद्रा है। ईरान की कैपिटल है तेहरान, मुद्रा रियाल है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशिया रुपया यहाँ पे चलता है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, नेपाली रुपया यहाँ पे चलता है। जापान की मुद्रा टोक्यो है, येन यहाँ पर मुद्रा चलती है। यूएई की अबू धाबी है, दिरहम यही पूछा गया था सीटेट में क्वेश्चन है। अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके पहले अगर आपको हमारे इतने कम समय में आपको इतना सारा रिवीजन कराने के लिए अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करा लें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? केवल खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, वो कौन सा शहर है? ऑप्शन ए कांदाहार, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है अबू धाबी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अबू धाबी। क्या आंसर होगा? अबू धाबी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चींटियों के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है, आप देखिए अब डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप यहाँ पे फटाफट आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। पहला इसमें चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं, ये बात सत्य है। ऑप्शन बी है यहाँ पर, जब चींटियां चलती हैं तो वे जमीन में गंध छोड़ती हैं और अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए इस गंध का अनुसरण करती हैं, ये भी सही है। तीसरा इसमें वे सर्दियों के दौरान शीत निद्रा में चली जाती हैं, ये तो थोड़ा डाउट लग रहा है। डी वाला देख लेते हैं, वे अपनी मादा को अपनी उसकी गंध से कई किलोमीटर तक ढूंढ सकती हैं। अगला ई वाला है, वे एक बस्ती में रहती हैं और उनमें विशेष क्षमता होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट सही थे आपके लिए? तो पहला सही था, दूसरा सही था और सी और डी गलत है। यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे सी और डी गलत है, ई सही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ई ए बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतुओं में से एक समूह का चयन कीजिए जो मूत्र और मल की गंध से अपने क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से ऐसा है। तो बाघ, बंदर, भैंस, भैंस तो नहीं है यहाँ पे, बंदर भी नहीं है, बाघ है यहाँ पे। हाथी, बिल्ली और शेर, तो ये भी काट दो। कुत्ते, बाघ, शेर, तो यही सही है यहाँ पे मुझे लग रहा है। फिर बिल्ली, कुत्ते, गाय, गाय हटा दो यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है चींटियां, ऑप्शन बी है मच्छर, ऑप्शन सी है रेशम कीट, ऑप्शन डी है मधुमक्खियां। तो ऑप्शन है यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो रेशम कीट सही हो जाएगा, और इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं पीछे, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे एक लाइन में देख लीजिए, रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरी मोथ का लार्वा या कैटरपिलर है
जो मोट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रेशम बनता है। यह पूरी तरह से मनुष्यों पर निर्भर है और यह अब जंगली नहीं है। रेशम कीट शहतूत के पत्ते खाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, शहतूत के ये पत्ते खाते हैं और यह प्रायः उत्तरी चीन में पाए जाते हैं। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को अपनी गंध से पहचान लेते हैं। रेशम के कीड़ों को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा कीड़ा मिल जाती हैं। ठीक है ना। अगला इसमें स्टेटमेंट जो पॉइंट दिया है वो मच्छर के लिए दिया है। मच्छर के बारे में समझ लीजिए। मच्छर आपके शरीर की गंध से आपको ढूंढ सकते हैं। वे आपको आपके पैरों के तलवों की गंध और आपके शरीर की गर्मी से ढूंढते हैं। मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आकर्षित होते हैं और मनुष्य और अन्य जानवर उत्सर्जित करते हैं। वे संभावित मेजबान को खोजने के लिए पसीने जैसे अन्य संकेतों को लेने के लिए अपने रिसेप्टर्स का भी उपयोग करते हैं। तो ये गंध से आपको ढूंढ लेते हैं, ये याद रखना है। अगला इसमें चींटियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। चींटियां सामाजिक कीट हैं क्योंकि वे बड़ी कॉलोनियों या समूह में रहती हैं। इनमें रानी नेता होती है। कार्यकर्ता अपने घर की रक्षा करते हैं। चींटियां आमतौर पर एक ही पंक्ति में चलती हैं। चींटियां जब चलती हैं तो जमीन पर गंध छोड़ती हैं। अन्य चींटियां रास्ता खोजने के लिए गंध का अनुसरण करती हैं। चींटियां समूह में रहने वाले जीव। चींटियां हास्यास्पद रूप में मजबूत होती हैं। वे अपने शरीर के वजन का 10 से 50 गुना, ये याद रखना है आपको, 10 से 50 गुना तक वजन उठाने की क्षमता रखती हैं। तो इतनी इनमें विल पावर होती है कि ये 10 से 50 गुना तक अपने शरीर वहन क्षमता रखती हैं, उठा लेती हैं। अगला मधुमक्खियों के बारे में है। मधुमक्खियां क्या होती हैं? तो मधुमक्खियां फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियां एक छत्ते में रहती हैं। इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के घोंसले का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियां चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं। ये फूलों के परागकणों को भी खाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, मतलब 6 गुना अधिक तक देख सकते हैं। ये 4 गुना अधिक तक देख सकते हैं, ये मैंने पढ़ाया है अभी आपको। ये पक्षी कौन से हैं? तो आपको बताना है ये पक्षी इनमें से कौन से हैं। देख लीजिए। ऑप्शन ए कौवा, चील, कोकिला मतलब कोयल, ये काट दो, ये नहीं है। बाज, कबूतर, तोता, ये काट दो, ये नहीं है। चील, बाज, गिद्ध, यही सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक नेत्रीय दृष्टि और द्विनेत्रीय दृष्टि वाले ये पक्षी कौन से होते हैं? देख लीजिए। एक नेत्रीय दृष्टि क्या होती है? जिन पक्षियों के सिर के किनारों पर आंखें होती हैं उनके पास एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है। यह शिकार का पता लगाने के लिए उपयोगी है। ऐसे पक्षी एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब वे सीधी आगे देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। उन्हें इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाने की जरूरत नहीं होती है। जहां तक हम देख सकते हैं वे 4 बार देख सकते हैं। ठीक है ना। उदाहरण में देख लो, चील, बाज और गिद्ध है। अगला यहाँ पे द्विनेत्रीय दृष्टि देख लेते हैं। ऐसे पक्षी शिकार करते समय दूरियों का अनुमान लगा सकते हैं। चारों ओर देखने के लिए उन्हें अपना सिर हिलाना पड़ता है। पक्षियों की द्विनेत्रीय दृष्टि उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए मदद करती है। ये कौन कौन से पक्षी हैं? उल्लू, कौवा, कबूतर, मोर, कोकला, तोता, कबूतर इत्यादि। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आपको इसके लिए मैपिंग अच्छी करनी पड़ेगी दोस्तों। थोड़ा सा मैपिंग करके जाना, भारत की मैपिंग में इंडियन मैपिंग करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती जो उसे टच कर रहे हैं कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। उड़ीसा तमिलनाडु से क्या टच कर रहा है आपको ये नहीं कर रहा होगा, इसे काट दीजिए। बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नहीं करता है, यहाँ पे काट दीजिए। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल तो छत्तीसगढ़ नहीं कर रहा है, यहाँ पे काट दीजिए। लास्ट में बचा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यही करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पे फैली हुई हैं तो ये टच करते हैं, यहाँ पे ये सही है। अगला क्वेश्चन है, तेज बुखार के साथ कपकपी जो होती है उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो कौन सी दवा किसके लिए दवा बनती है? तो मलेरिया की दवा बनती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है आपका। दोस्तों आपने बहुत डिटेल में सारे के सारे टॉपिक तैयार किए हैं यहाँ पर। तो
अगर आप यहाँ पर मैराथन आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे शेयर करें। और आज की मैराथन आपको कैसी लगी इसका आप कमेंट करके दीजिए, तभी हम आपको दूसरी मैराथन तत्काल रूप से बना के आपको तैयार कराते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो मैराथन टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। ईवीएस की मैराथन आपको पसंद आई होगी। ये एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित थी। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।